इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डिविडेंड के आने से या यूनिट्स के बढ़ने से कंपाउंडिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आप लोगों को पहले म्यूचुअल फ़ंड एक्सप्लेन करूं कि म्यूचुअल फ़ंड वर्क कैसे करते हैं और उसमें आपका प्रॉफिट कैसे एक्यूमुलेट होता है, कैपिटल गेन क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझने में आसानी होगी। म्यूचुअल फंड होता है एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो जो फंड, एक फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है। फंड मैनेजर जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लाइक पाकत एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, मीज़ान इन्वेस्टमेंट है, एनबीपी फंड है, एमसीबी आरिफ हबीब है, यूपीएन है, एसबीएन है और भी एएमसीज हैं मौजूद हैं। तो ये सारी एएमसी बेसिकली फंड मैनेजर हैं जो कि आपके उन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रही होती हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसको उस फंड के यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट की प्राइस रोज़ाना बढ़ रही होती है अगर उस फंड में डिविडेंड नहीं आ रहा, अदरवाइज जो यूनिट प्राइस इंक्रीज़ होता है, डिविडेंड जितना आता है उतने से यूनिट प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है। तो फंड में डिविडेंड नहीं आ रहा रोज़ाना तो उसकी यूनिट की प्राइस बढ़ती रहेगी और जब भी इन्वेस्टर इन होगा तो जो यूनिट प्राइस चल रही होगी उसको उस यूनिट प्राइस के हिसाब से नंबर ऑफ़ यूनिट्स इशू हो जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं। हम अज्यूम करते हैं ये एक मनी मार्केट फंड है। मनी मार्केट फंड नो रिस्क फंड होते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक प्लेसमेंट्स, टीडीआर्स या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सुकूक्स और कॉर्पोरेट सुकूक्स में लेस देन 6 मंथ्स मैच्योरिटी वालों में इन्वेस्टमेंट होती है। इनकम फंड और मनी मार्केट फंड सिमिलर ही होते हैं, बट इनकम फंड में एडिशन हो जाती है कि उसमें आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट के सुकूक्स और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट के सुकूक्स में भी वो फंड जा रहे होते हैं, तो उनका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। मनी मार्केट फंड का रिस्क बिल्कुल ही लो रिस्क होता है क्योंकि उसमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, शॉर्ट टर्म रेवेन्यूज़ में, और सिर्फ बैंक प्लेसमेंट ही नॉर्मली हो रही होती है 80% तक। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि एक मनी मार्केट फंड है। इसमें 2 इन्वेस्टर आते हैं फर्स्ट डे पे और उसामा है और अम्मार है। दोनों 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं और सपोज करते हैं आज ही फंड लॉन्च हुआ है और फंड की यूनिट की प्राइस है 100 रुपीज़। आज फंड स्टार्ट हुआ 100 रुपीज़ से। फंड मैनेजर ने कहा कि आज हम इसकी यूनिट की प्राइस 100 रुपीज़ से शुरू करेंगे, तो आज यूनिट प्राइस 100 हो गई। 50 भी हो सकती थी या 500 भी हो सकती थी, कुछ भी डे 1 की यूनिट प्राइस आप कुछ भी रख सकते हैं। तो फंड मैनेजर ने से 100 रखी, तो अब उसामा ने 1 मिलियन दिए, 1 मिलियन 100 रुपीज़ पे दिए, तो उसामा को 10,000 यूनिट्स फंड के मिले। 1 मिलियन डिवाइड हुआ 100 से तो 10,000 यूनिट्स उस अम्मार को भी 10,000 यूनिट्स मिले। टोटल उस फंड ने 20,000 यूनिट्स इशू किए, 10,000 अम्मार के, 10,000 उसामा के, और टोटल फंड में आ गए 2 मिलियन रुपीज़। अब सपोज करते हैं कि वो मनी मार्केट फंड है और इसको सिंपल रखने के लिए अज्यूम करते हैं कि वहाँ 100% पैसा वो फंड मैनेजर, मैं सपोज करें मैं फंड मैनेजर हूँ और मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 21% के प्रॉफिट रेट मैंने बैंक से नेगोशिएट किया और उस पर प्लेस कर दिया। सपोज करते हैं इस फंड का TER होता है 2%। TER कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो। टोटल एक्सपेंस रेशो में जो फंड मैनेजर है यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी मैनेजमेंट फ़ी शामिल होती है, उसके मैनेजमेंट फ़ी पे जो टैक्सेस दे रहा होता है वो शामिल होता है, ट्रस्टी की फ़ी शामिल होती है, ट्रस्टी फ़ी पे टैक्सेस शामिल होते हैं, रेगुलेटरी फ़ी शामिल होती है और ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। तो टोटल एक्सपेंस रेशो मोर एंड लेस किसी का 1% होता है, किसी का 2% होता है, इनकम फंड्स में 2.5% तक भी ज़्यादा होता है। ये ही टोटल एक्सपेंस रेशो होता है एक म्यूचुअल फंड में। बाकी जो भी अर्निंग होती है फंड की, यानी ये 21% अगर रिटर्न अर्न हो रहा है फंड मैनेजर ने प्लेस किया है बैंक में 21% पे, तो इन्वेस्टर्स को जो पास ऑन होगा 21 - 2 यानी नेट 19% का रिटर्न पास ऑन होगा। बाकी सारे एक्सपेंसेस जो फंड मैनेजर है वो इसी में से बेयर करेगा। अच्छा, अब फंड की प्राइसिंग कैसे होती है पहले इसको समझते हैं। अब ये फंड इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट कर दिया, सपोज करें सारा पैसा मैंने एज अ फंड मैनेजर उठाया और इसको सेविंग अकाउंट में प्लेस कर दिया बैंक में, जिसमें 21% का रेट मिल रहा है। सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो रफली जो एवरेज बैलेंस मंथ का आपका मेंटेन होता है उस पे महीने के एंड पे प्रॉफिट आता है। और जो सुकूक्स होते हैं उसमें किसी में 3 मंथली प्रॉफिट आ रहा होता है क्वार्टरली बेसिस पे, किसी पे सेमी एनुअल आ रहा होता है यानी 6 मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा होता है।
तो प्रॉफिट के गिरने की फ्रीक्वेंसी से कंपाउंडिंग का ताल्लुक होता है। यूनिट्स के आने से, यूनिट्स के बढ़ने से या डिविडेंड के आने से कंपाउंडिंग का ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हर फंड अपनी फंड की कंपाउंडिंग कब होगी, जब उसके अकाउंट में, उस फंड के अकाउंट में प्रॉफिट का पैसा गिरेगा। अब ये सारा पैसा 2 मिलियन सेविंग अकाउंट में डाल दिया। अब इस पे अक्रूवल की बेसिस पे रोज़ाना यूनिट की प्राइस तो बढ़ती रहेगी, लेकिन उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेविंग अकाउंट में प्लेस किया है सारा का सारा पैसा, तो अब पैसे पे प्रॉफिट कब गिरेगा बैंक में? वो गिरेगा महीने ख़त्म होने के बाद। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब यूनिट की प्राइसिंग होती कैसे है? वो होती है अक्रूवल इनकम की बुनियाद पे। अक्रूवल इनकम क्या होती है कि वो इनकम जो मैंने अक्रू करनी बट मुझे रिसीव नहीं हुई, मैंने बुक करनी बट मुझे रिसीव नहीं हुई, मुझे रिसीव होनी है फ्यूचर में। मैंने अब एक दिन गुजर गया, मैंने 2 मिलियन बैंक में प्लेस किए थे, तो एक दिन की एक दिन की इनकम मैं अक्रू कर लूँगा कि ये मुझे रिसीव होना है बैंक से। ये मेरे इनकम का पार्ट बन गया, तो ये मेरी इनकम एसेट बढ़ा देता है, तो मेरे फंड के एसेट 1151 रुपये से बढ़ जाएंगे। इनकम कैसे अक्रू हुई है? 2 मिलियन प्लेस हुए 21% पे, तो साल का रिटर्न बनेगा एक अमाउंट डिवाइड किया 365, साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको पता चल गया एक दिन की इनकम 2 मिलियन पे 1151 रुपीज़ होती है। अब मैंने कहा था 21 पूरा पास ऑन नहीं होता इन्वेस्टर्स को, जो एक्सपेंस रेशियो होता है फंड का वो लेस होता है। सपोज करें 2% एक्सपेंस रेशियो है, तो 2% भी तो अक्रू होगा डेली के हिसाब से, ये लेस हो जाएगा। जो इनकम है उसमें से ये 2% की अमाउंट यानी 110 रुपये माइनस हो गए, और एक दिन खत्म होने के बाद जो फंड साइज बनेगा वो कैसे बनेगा? जो प्रीवियस डे का फंड साइज 2 मिलियन था ना, 2 इन्वेस्टर्स आए थे, 1 मिलियन और 1 मिलियन दिया था। अब उसमें इनकम ऐड हुई, एक्सपेंस माइनस हुआ, तो ये न्यू फंड साइज आ गया। जब न्यू फंड साइज आ गया, हमने अज्यूम ये किया कि कोई नया इन्वेस्टर इस एक दिन में इंटर नहीं हुआ और कोई दूसरा किसी ने एग्जिट भी नहीं किया, तो इसका मतलब जो यूनिट्स हैं फंड के वो 20,000 मेंटेन रहे, 10,000 अम्मा के, 10,000 उसामा के। अब जब 20,000 यूनिट्स मेंटेन है, तो अब न्यू फंड साइज क्या होगी? फंड साइज क्या है? 2,01,041 रुपीज़। यूनिट सेम है, तो अब न्यू फंड साइज डिवाइड होगा नंबर ऑफ यूनिट्स से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपकी न्यू फंड की प्राइस आ गई, जो कि हो गई 100.0521। अब चेक करते हैं कि उसामा की वैल्यू क्या हो गई एक दिन के बाद और अम्मा की वैल्यू क्या हो गई। दोनों के बाद 10-10 हज़ार यूनिट्स हैं, 10,000 मल्टीप्लाई होगा न्यू, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कैसे निकलती है? जो आपके पास यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई होते हैं यूनिट की प्राइस से। तो जब यूनिट की प्राइस बढ़ गई तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी अब 10,000 पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे 100 से, अब 10,000 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 100.0521 से, तो आपकी वैल्यू बढ़ के 1,521 रुपीज़ हो गई। अम्मा के साथ भी यही हुआ। अब अज्यूम करते हैं कि उसामा ने उस फंड में प्लेस किया हुआ है जिसमें डिविडेंड आता है, तो अब फंड क्या करेगा? फंड की नैव इंक्रीज हुई है, यानी जो यूनिट प्राइस है वो इंक्रीज हुई है 0521 रुपीज़ से, तो वो 0521 रुपीज़ का डिविडेंड दे देगा पर यूनिट पे। जब पर यूनिट पे डिविडेंड दिया तो उसामा को कितना डिविडेंड मिलेगा? उसामा को डिविडेंड मिले, उसामा के बाद 10,000 यूनिट थे, पर यूनिट डिविडेंड से मल्टीप्लाई हुआ, इसका उसामा को 520.55 रुपीज़ का डिविडेंड मिल गया। उसामा सपोज करें डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता है, वो डिविडेंड लेके नहीं जाता, वो कैश डिविडेंड हर रोज़ नहीं लेता, वो कहता है कि री इन्वेस्टमेंट कर दो। अब री इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा? जब डिविडेंड आता है तो यूनिट की प्राइस जितनी अमाउंट का डिविडेंड आया उससे गिर जाती है, तो यूनिट की प्राइस क्या हो गई थी 100.0521, 0521 का डिविडेंड आ गया, तो यूनिट की प्राइस वापस क्या हो गई 100 रुपीज़। तो उसामा को कितने डिविडेंड मिले? 520 थे, तो कितने यूनिट्स का इजाफा होगा उसामा के पास? 520 और डिवाइड होंगे 100 से, क्योंकि न्यू यूनिट की प्राइस अब 100 हो चुकी वापस, तो 5.21 यूनिट्स का इजाफा हुआ। अज्यूम हमने यहाँ पे ये किया है कि डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं कटा, जबकि डिविडेंड पे अब टैक्स कितना कट रहा है? 25%। इसका मतलब अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, कि जब डिविडेंड आया तो डिविडेंड पूरा 100% री इन्वेस्ट नहीं हो सका, उसमें से जो 25% टैक्स है वो तो गवर्नमेंट को चला गया। इसका मतलब उस अमाउंट पे जिस पे आप टैक्स की अमाउंट अगर आप डिविडेंड नहीं लेते, कंपाउंडिंग होती रहती, वो आपने
डिविडेंड पे लेने की वजह से टैक्स को पे कर दिया और उस पर आपने कंपाउंडिंग उस अमाउंट टैक्स के अमाउंट पे रुक गई। तो हम अज्यूम अभी यहाँ पे ये कर रहे हैं कि कोई टैक्स पे नहीं हुआ, तो 5.21 के उसामा को डिविडेंड यूनिट्स बढ़ गए उसके। जब यूनिट्स बढ़ गए तो उसामा के बाद न्यू यूनिट्स कितने हो गए, 10,000 यूनिट्स पहले थे, उसमें ऐड हो गए 5.21 यूनिट्स, तो उसके उसामा के बाद 10,005.21 यूनिट्स हो गए। अच्छा, अब उसामा की वैल्यू देखते हैं। उसामा की वैल्यू कितनी है? उसामा की वैल्यू है 10,005.21 मल्टीप्लाई किससे होते हैं, यूनिट की प्राइस से। अब न्यू यूनिट की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़, क्योंकि डिविडेंड आने के बाद यूनिट की प्राइस गिर जाती है। तो अब उसामा की वैल्यू है 1,521 रुपीज़। यहाँ तक मेरे साथ हैं। अच्छा, अब अम्मार की वैल्यू कितनी थी, जिसने उस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ जिसमें डिविडेंड नहीं आता, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट की प्राइस रोजाना अप्रिशिएट होती रहती, जिसकी वजह से अम्मार की वैल्यू बढ़ गई थी, क्योंकि यूनिट की प्राइस अप्रिशिएट होकर 100.0521 हो गई थी। अम्मार की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि अम्मार के 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 100.0521 से, तो अम्मार की वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम अज्यूम करते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी फंड को कितना रिटर्न आएगा, यूनिट की प्राइस जो बढ़ेगी नेट 19% के रिटर्न के हिसाब से बढ़ेगी। तो यूनिट की प्राइस उस फंड की जिसमें डिविडेंड नहीं आया उसकी बढ़े। अब जो 19% का रिटर्न है वो किस पे आएगा ये बताइए, वो आएगा 100.0521 पे ही। नेक्स्ट डे भी सेम अक्रूवल इनकम आएगी, क्योंकि बैंक में अमाउंट नहीं बढ़ी, बैंक में ये अमाउंट नहीं प्लेस है। बैंक जो प्रॉफिट देगा अगले दिन भी जो हम इनकम फंड की बुक करेंगे वो 2 मिलियन पे ही करेंगे, क्योंकि ये रिसीव नहीं हुआ था, ये हमने अक्रू किया था। इसका मतलब नेक्स्ट डे भी फंड की इनकम ये होगी, 110 एक्सपेंस यही होंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट डे का फंड साइज कैसे निकलेगा, प्रीवियस डे का फंड साइज प्लस उसमें इनकम माइनस एक्सपेंस, तो ये नेक्स्ट डे का फंड साइज आ गया। न्यू यूनिट की प्राइस कैसे निकलेगी, फंड साइज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फंड विच इज 20,000। तो न्यू यूनिट प्राइस क्या आ गई, 100.1041। मैं इसको 4 डिजिट में कर लेता हूँ। यहाँ तक मेरे साथ हैं। इसी को मैंने डायरेक्ट कर दिया था कि नेट रिटर्न आता है 19%, क्योंकि 21% पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, 2% फंड का एक्सपेंस रेशो है, तो नेट 19% इन्वेस्टर्स की पॉकेट में जाता है। तो 1 डे में इंक्रीज कितना आएगा। अब आपको 19% का रिटर्न इस बढ़ी हुई नेफ पे आया, ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं। तो इसका मतलब आपको इजाफा कितना हुआ अम्मार की वैल्यू में। अम्मार की वैल्यू कितनी हो गई अभी, न्यू यूनिट की प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट्स अम्मार के पास मौजूद हैं, तो 1041। इसका मतलब चेंज क्या हुआ पिछले दिन से, 521। पहले दिन भी अम्मार की वैल्यू 521 से बढ़ी, दूसरे दिन भी 521 से बढ़ी। इसका मतलब कंपाउंडिंग नहीं हो रही इस फंड में। अभी एक दिन में तो मैंने आपको दिखा दिया कंपाउंडिंग नहीं हो रही। कहते हैं जिसमें यूनिट बढ़ गए थे, क्या उसमें कंपाउंडिंग हुई? जब पोर्टफोलियो सेम है, एक ही पोर्टफोलियो पर मैंने दो इफेक्ट दिखाए थे ना, कि एक में डिविडेंड नहीं आ रहा और एक में डिविडेंड आ रहा। तो जब यहाँ पे यूनिट्स बढ़े थे तो क्या इससे कोई फायदा हुआ, चेक करते हैं। अब इस फंड की इनकम सपोज करें ये एक अलग फंड है जिसमें उसामा ने पैसे डाले, लेकिन अजम्पशन यही है कि इसमें भी 2 इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ने 1 मिलियन दिए और फंड साइज 2 मिलियन बैंक में प्लेस है। तो बैंक अगले दिन प्रॉफिट कितना देगा इस फंड को, वही 1151 रुपये का प्रॉफिट देगा, क्योंकि बैंक में कितने प्लेसमेंट है, 2 मिलियन की। क्या रेट है, 21% का रेट चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगले दिन भी 1151 का प्रॉफिट मिलेगा इस फंड को भी, जिसमें यूनिट्स आ गए, यूनिट्स बढ़ गए डिविडेंड आने की वजह से। एक्सपेंस 110 का सेम रहेगा। इसका मतलब इस फंड का भी फंड साइज जो नया है, पुराने फंड साइज में इनकम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे एक्सपेंस, दोनों फंड साइज इसका भी वही रहा। जब इसका भी वही रहा तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट की प्राइस होगी वो कितनी बढ़ जाएगी। इसका मैं यहां पे इसको कर देता हूं। सपोज करें इसका जो फंड साइज था वो था 2 मिलियन 1041 ही था, ठीक है। डिविडेंड री इन्वेस्ट हो गया
भाई यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा। किस पे आ रहा है? अब यहाँ पे जो 19% का, जो मैंने ऊपर 19% का प्रॉफिट दिखाया था, जिसमें उसामा ने प्लेसमेंट की हुई है, उसमें भी 19% का प्रॉफिट है। सेम पोर्टफोलियो है ना, 2 मिलियन बैंक में प्लेस है 21% पे, और एक्सपेंस रेशियो भी सेम है। तो इसका मतलब अब इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो 100 रुपीज़ पे आएगा, क्योंकि इसकी तो यूनिट की प्राइस गिर के 100 हो गई थी डिविडेंड आने की वजह से। जब डिविडेंड आने की वजह से 100 हो गई थी, तो इसमें भी 19% का प्रॉफिट अब 100 रुपीज़ पे आया। उसमें 19% का प्रॉफिट कितने पे आया था? जो बढ़ी हुई नेफ थी 100.05। प्रॉफिट रेट तो दोनों फंड में सेम है, तो क्योंकि दोनों सेम है, और दोनों में ही बैंक ने प्रॉफिट नहीं दिया, हमने सिर्फ अक्रू किया है, क्योंकि बैंक तो महीना खत्म होने के बाद प्रॉफिट देगा। तो कंपाउंडिंग तो जब होगी जब पैसा बैंक फंड के बैंक अकाउंट में गिरा देगा। तो अब ये देखें कि अगले दिन जो यूनिट की प्राइस थी जिसमें उसामा ने पैसे डाले हुए थे, वो भी तो जब पोर्टफोलियो सेम था 2 मिलियन, और वही 21% पे था, और उसका एक्सपेंस रेशियो भी सेम था, और उससे भी जो प्रॉफिट है बैंक महीने के एंड पे ही गिराएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट डे उसमें भी 19% का ही रिटर्न आएगा। अब 19% का रिटर्न जो आएगा वो 100 रुपीज़ पे आएगा, क्योंकि उसकी यूनिट की प्राइस गिर के 100 हो गई थी। अम्मार वाले फंड में जो 100.19% का रिटर्न आया, वो 100.0521 जो यूनिट प्राइस थी उस पर आया, तो वो 100.1041 हो गई, तो यूनिट प्राइस बढ़ के उसामा के फंड की यूनिट प्राइस 100.0521 हुई बढ़ के। अब उसामा की वैल्यू चेक करते हैं। उसामा के बाद न्यू यूनिट से 10,005.21 मल्टीप्लाई होगा न्यू यूनिट की प्राइस से, तो उसामा की वैल्यू इतनी बढ़ी। अब अगले दिन फिर डिविडेंड दे देगा फंड, जितने इंक्रीज आया उतना डिविडेंड दे दिया। उसामा को कितने डिविडेंड मिलेंगे? न्यू यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे इस डिविडेंड से, तो इसका मतलब अब डिविडेंड वही रहा जो 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 कि पिछले दिन डिविडेंड आया था, डिविडेंड में कोई इजाफा नहीं हुआ। और यूनिट्स में क्या हुआ? जो पहले पिछले दिन यूनिट्स बढ़े थे उतने ही यूनिट्स बढ़े, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? न्यू यूनिट्स मल्टीप्लाई जो न्यू यूनिट जो उसके बाद ओल्ड यूनिट्स थे, उसमें न्यू यूनिट्स जो इशू हुए डिविडेंड की वजह से वो ऐड हो गए। अब न्यू यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 100 रुपीज़ से, जो कि यूनिट प्राइस हो गई। यूनिट प्राइस तो गिर जाएगी, वापस डिविडेंड आने से वापस 100 हो जाएगी, तो उसकी जो क्या वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 1041 पे ही आ गई, जो कि उस अम्मार की भी थी जिसके डिविडेंड यूनिट्स के फॉर्म में नहीं आ रहे थे, जिसमें सिर्फ कैपिटल गेन हो रहा था, यूनिट की प्राइस अप्रिशिएट हो रही थी। पहले दिन 100.0521 हुई, दूसरे दिन 100.1041 हो गई, जिसकी वजह से अम्मार की वैल्यू बढ़ती हुई 1,041 रुपीज़ पर पहुँच गई, क्योंकि अम्मार के पास भी 10,000 यूनिट्स ही थे, उसके यूनिट्स नहीं बढ़े। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि उसामा यूनिट्स बढ़ रहे और अम्मार के यूनिट्स नहीं बढ़ रहे, बट दोनों की वैल्यू सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, और दोनों में ही कंपाउंडिंग नहीं हो रही। अब हम देखेंगे कंपाउंडिंग होती कब है। कंपाउंडिंग होनी शुरू होगी जब फंड में पैसा गिरेगा प्रॉफिट का। जो फंड ने प्लेसमेंट की हुई है ये 2 मिलियन रुपीज़ की, ये प्लेसमेंट 21% पे की हुई है सेविंग अकाउंट में। रोज़ाना की फंड अक्रूवल कर रहा है, ये पैसा रिसीव नहीं हो रहा, पैसा प्रॉफिट रिसीव होगा महीने के बाद। अब प्रॉफिट आया, सपोज करें 35, बैंक कितना प्रॉफिट देगा महीना ख़त्म होने के बाद? 2 मिलियन बैंक में प्लेस है 21% पे, तो 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 21% से, डिवाइड करें 12 से, तो प्रॉफिट कितना देगा बैंक फंड को? 35,000 का महीने में। टोटल एक्सपेंस रेशियो हमने कितना अक्रू किया? 2 मिलियन ही फंड साइज था, उस पर मल्टीप्लाई किया 2% जो एक्सपेंस रेशियो है, डिवाइड किया 12 से, तो महीने के एंड पे ये फंड साइज है। और यूनिट की प्राइस बढ़ के कितनी हो जाएगी? जो न्यू फंड साइज है वो डिवाइड होगा जो नंबर ऑफ यूनिट्स फंड के इशू हुए थे, D4 पे 20,000 यूनिट्स, जो 10,000 अम्मा के 10,000 उसामा के, वो यूनिट से डिवाइड होगा, तो न्यू यूनिट की प्राइस आ जाएगी। अब अज्यूम करते हैं कि उसामा और अम्मार दोनों सेम फंड में, और उसामा मंथली प्रॉफिट लेता है और अम्मार प्रॉफिट को नहीं निकालता, वो री इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देता है। तो इसका मतलब अगले महीने उसके नेक्स्ट मंथ अम्मार को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसामा को कम। आए चेक करते हैं, उसामा की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 1 न्यू यूनिट की प्राइस मल्टीप्लाई हुआ, उसामा के जो यूनिट से 10,000 उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो उसामा की
चेंज कितना आया वैल्यू में 1015833 माइनस 1 मिलियन जो सामान ने इन्वेस्ट किया था 15,833 रुपए का। अम्मार के साथ भी यही हुआ क्योंकि यूनिट प्राइस सेम है, नंबर ऑफ यूनिट भी सेम है, इसका मतलब दोनों का इजाफा बिल्कुल सेम हुआ। अब उसामा प्रॉफिट लेता है। उसामा जब प्रॉफिट ले लेगा, प्रॉफिट कितना हुआ 15,833, तो उसामा के यूनिट्स रिडीम होंगे क्योंकि ये फंड अब अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड नहीं देता, तो उसामा के यूनिट्स कम हो जाएंगे। वैल्यू किससे बढ़ रही है? यूनिट प्राइस के बढ़ने से। यूनिट्स के बढ़ने से यहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ रही है, यूनिट की प्राइस बढ़ने की वजह से वैल्यू बढ़ रही है। यूनिट की प्राइस कैसे बढ़ती है वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कि अक्रूवल इनकम की बुनियाद पे रोजाना यूनिट की प्राइस बढ़ रही होती है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स कितने विड्रॉ होंगे जब उसामा प्रॉफिट निकालेगा। प्रॉफिट कितना निकालना है उसामा ने? 1015833 उसकी वैल्यू है, माइनस उसने इन्वेस्टमेंट किया था 1 मिलियन, इसका मतलब 15,833 का प्रॉफिट है जो उसामा विड्रॉ करना चाहता है। तो उसके लिए उसामा के पास क्या वहाँ पे पैसा है? उसामा ने तो यूनिट बाई किए ना फंड से, अब वो यूनिट सेल करेगा वापस कंपनी को। किस रेट पे? रेट पे। न्यू रेट क्या है? 101.5833। तो 15,833 डिवाइड होगा 101.5833 से, तो इतने यूनिट फंड रिडीम करेगा, उसामा रिडीम करेगा। जब रिडीम करेगा तो उसामा के यूनिट्स कम हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे? 10,000 यूनिट्स थे उसामा के पास, उसमें से माइनस होगा 155.86 यूनिट्स, तो उसके पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे? 98। अम्मार ने पैसा नहीं निकाला तो अम्मार के यूनिट सेम रहे। इसका मतलब फंड के यूनिट्स कितने हो गए? अब उसामा के रिमेनिंग यूनिट्स 10,000 उसामा के यूनिट्स थे, उसमें से जो उसने रिडीम किए वो यूनिट्स निकल गए। तो इसका मतलब अब फंड के यूनिट्स 20,000 नहीं रहे, अब फंड के यूनिट्स इन दोनों का सम रहा 19,844। फंड की वैल्यू कितनी बची जो अब अगले महीने बैंक में प्लेस है? वो है न्यू जो फंड प्राइस है और जो फंड साइज है उसको, जो यूनिट्स है नंबर ऑफ यूनिट्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट न्यू यूनिट प्राइस से, तो आपको फंड साइज पता चल जाएगा कितना पैसा अगले महीने बैंक में प्लेस है जिस पे प्रॉफिट बैंक देगा। ये जो 35,000 था ये पूरे महीने अक्रू होके ये अमाउंट बनी थी और महीना खत्म होने के बाद बैंक ने ये अमाउंट फंड के अकाउंट में पे कर दी, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो पूरे महीने का एवरेज बैलेंस रहता है उस पर बैंक प्रॉफिट दे रहा होता है। तो बैंक ने प्रॉफिट के पैसे अब फंड में ट्रांसफ़र कर दिए, जिसमें से 15,833 उसामा लेके चला गया। अम्मार ने अपने पैसे नहीं निकाले, तो अभी फंड साइज अब जो अगले महीने फंड में बैंक में पैसा प्लेस करेगा फंड, वो 2015833 प्लेस करेगा, क्योंकि अम्मार के पैसे वहीं मौजूद हैं। जो बैंक ने प्रॉफिट दिया था 35,000, उसमें से सिर्फ उसामा अपना प्रॉफिट लेके गया, अम्मार लेके नहीं गया। अब देखते हैं अगले महीने क्या हुआ। अगले महीने बैंक कितना प्रॉफिट देगा? अब बैंक जो प्रॉफिट देगा वो देगा न्यू फंड जो बैंक में प्लेस है। 2 मिलियन प्लेस थे, पूरे महीने में प्रॉफिट दिया बैंक ने उस पर 35,000 में से 15,833 रुपीज़ उसामा अपना प्रॉफिट लेके चला गया, तो बैंक में कितना पैसा रह गया? 2015833। अब हमने अज्यूम किया है कि प्रॉफिट रेट सेम रहा, एक्सपेंस रेशियो भी सेम रहा, तो अगले महीने बैंक कितना प्रॉफिट देगा? अब बैंक प्रॉफिट देगा 277 रुपीज़ ज़्यादा, क्योंकि अब 15,833 रुपये बैंक में ज़्यादा प्लेस है। इसी तरह जब फंड साइज बढ़ गया तो एक्सपेंस भी ज़्यादा से अक्रू होगा। अब नेक्स्ट मंथ का फंड साइज कैसे निकलेगा? प्रीवियस मंथ का फंड साइज, उसमें इनकम ऐड होगी जो बैंक आपको फंड को पे कर देगा, माइनस होगा एक्सपेंस, तो न्यू फंड साइज आ गया। न्यू यूनिट की प्राइस कैसे निकलेगी? जो न्यू फंड साइज है नेक्स्ट मंथ के एंड पे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फंड, जो कि अब फंड के यूनिट्स कितने रह गए उसामा के यूनिट्स रिडीम करने के बाद 19,844, तो न्यू यूनिट की प्राइस आ गई। अब निकालते हैं उसामा की वैल्यू कितनी बढ़ी और अम्मार की कितनी बढ़ी। उसामा के पास कितने यूनिट्स थे? 9,844 मल्टीप्लाई होंगे न्यू यूनिट की प्राइस से, तो उसामा की अब वैल्यू कितनी हो गई? 1,15,833। उसामा की वैल्यू में कितना चेंज आया पिछले महीने के मुकाबले में? 15,833 का ही चेंज आया, कि 1 मिलियन पे उसकी आ गई थी पैसे विड्रॉ करने के बाद, अब वापस 15,833 से बढ़ी। अम्मार की वैल्यू में कितना चेंज आया? अम्मार के पास यूनिट्स हैं 10,000 मेंटेन रहे, उसके यूनिट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। फंड की प्राइस जो कितने से बढ़ी? 103.19
न्यू मंथ के न्यू सेकंड मंथ के एंड पे प्राइस हो गई, और प्रीवियस मंथ पे 101.5833, ये तो 101.5833 ये था, ये यूनिट की प्राइस हुई थी, और ओन यूनिट की प्राइस क्या थी 100, ये फॉर्मूला होता है। अब ये देखें कि 19% से बढ़ी थी, क्योंकि 21% बैंक पे 21% पे बैंक में ये पैसा प्लेस था, 2% का एक्सपेंस रेशियो था, तो फंड की यूनिट की प्राइस 19% से बढ़ी थी एक महीने में। अगले महीने भी सेम काम हुआ, क्योंकि बैंक तो वही 21% दे रहा है और वही 2% एक्सपेंस रेशियो है, तो यूनिट की प्राइस तो सेम 19% से बढ़ी, लेकिन क्योंकि अब बैंक में पैसा 2 मिलियन से बढ़ के 2,15,000 रह गया था, जिसपे बैंक ने प्रॉफिट दिया, और वो प्रॉफिट की अमाउंट इस महीने बढ़ गई, सेम प्रॉफिट रेट पे ही प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ गई। तो आप ये देखें, अम्मा की वैल्यू सेम प्रॉफिट रेट रहा 19%, अम्मा की यूनिट्स में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अम्मा की वैल्यू कितनी हो गई, अब 10,000 मल्टीप्लाई होगा न्यू यूनिट की प्राइस से, तो अब अम्मा की वैल्यू कितनी हो गई 1,31,917। चेंज कितना आया पिछले महीने के मुकाबले में, इसको नहीं कर दें अम्मा से ही, कंफ्यूज ना हो आप लोग। अम्मा की वैल्यू में चेंज कितना आया, वन, जो न्यू वैल्यू हो गई उसकी माइनस कर दें प्रीवियस वैल्यू से, तो इसका मतलब अम्मा की वैल्यू अब बढ़ी है इस महीने 16,084 रुपीज़ से। अम्मा ने पैसे नहीं निकाले तो अम्मा को कंपाउंडिंग का इफेक्ट आया, क्योंकि पहले महीने उसकी 15,833 से बढ़ी थी, अब सेकेंड मंथ 16,084 रुपीज़ से बढ़ी। अब हम थर्ड मंथ को भी देख लेते हैं, ताकि इस पर आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। अब अगले महीने फिर हम उसामा अपना प्रॉफिट कितना बना 15,833 का, तो वो यूनिट्स रिडीम कर लेगा। अब कितने यूनिट्स रिडीम करेगा, पिछले महीने उसने रिडीम किए थे 155.86 यूनिट्स, इस महीने वो कम यूनिट्स रिडीम करेगा, क्योंकि पिछले महीने यूनिट की प्राइस थी 101.58, तो 15,833 101.58 से डिवाइड हुआ था, इस महीने 15,833 103.19 से डिवाइड होगा, तो अब कम यूनिट्स रिडीम होंगे। उसामा के पिछले यूनिट्स कितने थे, कितने रह गए थे 9844, माइनस कर दें, अब उसमें से फिर जो यूनिट्स रिडीम किया तो उसके यूनिट्स और कम हो गए। अम्मार के यूनिट सेम रहे, क्योंकि अम्मार नहीं विड्रॉ करता। फंड के यूनिट टोटल कितने हो गए, अब पिछले मंथ के जो यूनिट्स थे फंड के माइनस करते हैं उसमें से इस महीने जो उसामा ने रिडीम किए यूनिट्स, तो न्यू फंड के यूनिट्स इतने रह गए। फंड साइज कितना रह गया, पिछले महीने जो फंड था, फंड बैलेंस था, उसमें से माइनस हो जाएगा जो इनकम ऐड होगी, एक्सपेंस माइनस होगा, और उसामा ने जो प्रॉफिट की अमाउंट माइनस कर दी वो माइनस होगा, तो न्यू फंड साइज आ जाएगा 2031। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दें यूनिट के प्राइस से, तो आपके पास न्यू फंड साइज आ गया। अब बैंक में सेकेंड मंथ के एंड पे जो पैसा प्लेस है वो है 2031, प्रॉफिट रेट बैंक का वही 21% ही है, लेकिन अब बैंक जो प्रॉफिट देगा वो 2031 पे देगा, तो अब बैंक क्या प्रॉफिट देगा 2031 मल्टीप्लाई बाय 21% डिवाइड बाय 12, तो अब बैंक ने सबसे पहले महीने 35,000 का प्रॉफिट दिया था, उसके बाद 35,277, अब तीसरे महीने के एंड पे बैंक जो प्रॉफिट दे रहा है वो दे रहा है 35,558, एक्सपेंस भी बढ़ गया। न्यू फंड साइज कैसे निकला, प्रीवियस फंड साइज में ऐड की इनकम माइनस के एक्सपेंस, न्यू फंड साइज आ गया। यूनिट की प्राइस कैसे निकली, न्यू फंड साइज डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट की प्राइस आ गई। उसामा की वैल्यू यूनिट की प्राइस मल्टीप्लाई बाय न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसामा के रह गए रिमेनिंग, तो उसका मतलब उसामा की वैल्यू फिर वही 15,833 से बढ़ी, क्योंकि उसामा पैसा निकालता जा रहा है, तो उसामा को कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा। अम्मा की यूनिट सेम रहे, यूनिट प्राइस बढ़ रही है, तो इस महीने भी सिर्फ 19% का रिटर्न था। इसी तरह मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, अगर जिस तरह पिछले महीने रिटर्न था, इसी तरह इस महीने भी 19% का ही रिटर्न है, बट अम्मार की वैल्यू हर महीने बढ़ती जा रही। देखिए 19% का रिटर्न है, बट अम्मार की वैल्यू अब थर्ड मंथ कितने से बढ़ी 16,339 रुपीज़ से, सेकंड मंथ 16,084 से बढ़ी थी, फर्स्ट मंथ 15,833 से बढ़ी थी। तो पैसा ना विड्रॉ करने से अम्मा को कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यूनिट की प्राइस बढ़ती जा रही है और हर महीने इंक्रीज यूनिट प्राइस पे
जो 19% का प्रॉफिट आ रहा है उसकी वजह से अम्मार की वैल्यू कंपाउंडिंग के साथ बढ़ रही है, पैसा ना निकालने की वजह से। अम्मार के यूनिट सेम रहे बट अम्मार को कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है। मैंने कोशिश की है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल था आम बंदे को समझने के लिए, बट मैंने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आप लोग इस मिथ में नहीं पड़ेंगे कि यूनिट्स बढ़ने से कंपाउंडिंग का कोई ताल्लुक होता है। कंपाउंडिंग का ताल्लुक होता है कि फंड में पैसा किस हिसाब से प्लेस है, जो आगे फंड ने प्लेसमेंट की हुई भी है, वहाँ से प्रॉफिट किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, आया मंथली आ रहा है, आया क्वार्टरली आ रहा है, या N1 आ रहा है या समय N1 आ रहा है। तो ये बहुत कॉमन थी कि जो डेली डिविडेंड फंड है वहाँ पे डेली कंपाउंडिंग हो रही है। पाकिस्तान में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मौजूद नहीं है जहाँ पे डेली कंपाउंडिंग हो सकती हो, क्योंकि मिनिमम भी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आ रहा है मनी मार्केट में की जो एवेन्यू है वो है सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट में भी जो प्लेस में प्रॉफिट आता है वो मंथ के एंड पे बैंक ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब मंथली कंपाउंडिंग से कम कहीं भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। चलिए जी, अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।